हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे संस्थाओं के स्वरूप के बारे में, राइट। तो इसमें यदि हम बात करें तो हमने देखा था प्रियम्बल जो भी हमारी थी, यानी कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका थी उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा किए थे, ठीक है। कि इसमें मतलब सबसे पहले तो हमने देखा कि उद्देशिका में क्या क्या बातें कही गई हैं, उद्देशिका को क्या कहा जाता है। तो हमने ये भी देखा कि उद्देशिका को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसे आत्मा की भी संज्ञा दी जाती है और उसमें जो जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं हमने उनके अर्थ भी देखे कि क्या क्या होते हैं। और मैंने आपके लिए होमवर्क भी ये दिया था कि आप लोग इसको कर लीजिएगा और आई होप कि आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें कि आगे अपना संस्थाओं का स्वरूप, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका स्वरूप कैसे होता है, किस तरीके से बनता है, उनके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। सो यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या बातें की गई हैं कि संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था, ठीक है। तो इसमें क्या बात की गई कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो मूल्य या दर्शन का बयान बस नहीं है कि आप इसमें बयान दे दो, कोई बात कह दो, सिर्फ उतना है। यहाँ पे जैसे हमने इसमें पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें बात क्या की गई है कि संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी कि कोशिश है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो भी हमारे मूल्य हैं तो इनको क्या है कि एक संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इस पे क्या होता है कि ये इसमें बताया गया कि ये काफ़ी लंबा है और विस्तृत दस्तावेज है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इंडिया का मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो इंडिया का संविधान है वो विश्व में से जितने भी देश के संविधान बने हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। यानी कि बड़ा बस नहीं है, लिखा गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके बाद क्या है कि इसमें क्या होता है, इतना बड़ा है और काफ़ी टाइम हो गया बने हुए, इसमें समय समय पर क्या होता है कि नया रूप देने या बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इससे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए। यानी कि जो संविधान निर्माता थे तो उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं हमेशा एक जैसी परिस्थितियां, एक जैसी स्थितियां नहीं रह सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। जो समस्याएं आज हमारे पास है वो समस्याएं अगले 10 साल बाद हमारे पास कुछ दूसरे तरीके से होंगी, ठीक है। आज हमारे पास यदि इकोनॉमिकली कंडीशन बेहतर नहीं है तो हो सकता है कि कल हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी हो, लेकिन जो सोशल की कंडीशन है, हमारी सामाजिक स्थिति है, वो बहुत नीचे गिर जाए। यानी कि हम इकोनॉमिकली बेहतर हो सकते हैं लेकिन समाज में हमारा जो दायरा है वो काफ़ी नीचे चला जाए, ठीक है। तो हर एक परिस्थिति में हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। हमारे आज कुछ अलग टाइम चल रहे हैं, कल कुछ अलग टाइम चलेगा और वो एक सॉन्ग भी है ना, अपना टाइम आएगा। तो कुछ लोगों का जो जिनका बुरा चल रहा है उनका अच्छा आता है, जिनका अच्छा चल रहा है उनका बुरा आता है। खैर ये समय का चक्र है, तो सबके साथ चलता है। इसीलिए बोला भी जाता है कि ना तो हमें खुशी में इतना ज़्यादा खुश हो जाए कि सबको भूल जाए, और दुख में हमें इतना ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए कि हम क्या करें यहाँ पे कि सबको दुखी कर दें, या कि कुछ ऐसी जो बातें होती हैं कि जैसे सपोज हमको दुख हो गया, ठीक है। अब हम बैठे हैं मतलब किसी के सामने, भाई देखो दुख है सुख है, तो जैसे हम सुख को अच्छे तरीके से झेल लेते हैं, दुख को भी हमको वैसे ही झेलना चाहिए। लेकिन दुख जो होता है एकदम से पहाड़ जैसे हो जाता है, 2 दिन का भी हमें बहुत कष्टदायक महसूस होता है, लेकिन सुख का हमें आजीवन भी रहा है तो पता नहीं चलता। हालांकि ऐसे बहुत ही लकी इंसान होंगे जिनके पास आजीवन सुख होगा। देखिए, चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपकी सामाजिक स्थिति बेहतर हो, राजनीतिक स्थिति बेहतर हो आपके पास, लेकिन
कहीं ना कहीं सबके जीवन में कष्ट है। ये बात आप बिल्कुल स्वीकार कर सकते हैं, इसमें कोई भी मिथ नहीं है। यदि आपको लगता होगा कि अंबानी जी के पास बहुत पैसा है, बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, उनके पास कोई समस्या नहीं होगी, तो बिल्कुल आप और हम ऐसा यदि सोचेंगे तो एकदम से गलत सोच रहे हैं। क्योंकि उनका भी परिवार है, उनका भी घर है, उनका भी शरीर है और काफ़ी समस्याएं उनको हो सकती हैं, उन्हें समाज में झेलनी पड़ती होगी, या तो समाज में नहीं तो घर में। कहीं ना कहीं पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये बात आप मान के चलिए। हर एक चीज़ वहाँ पे इज्जत ही सब कुछ, मतलब बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत है और आपके पास ना तो 1 रुपये भी नहीं है, घर में खाने के लिए भी नहीं है, उस इज्जत का अचार डालेंगे आप? क्या करेंगे? आपके पास बहुत पैसा है, समाज में इज्जत नहीं है, उसका भी क्या करेंगे आप? ठीक है, आदमी एक चीज़ लेके नहीं रह सकता है। इसमें बात ये है, हमेशा क्या वो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। तो प्रकृति में हम सब आते हैं और सब में बदलाव ज़रूरी है। ये बात आप मान के चलिए कि आज आप कहीं और हैं और अभी आप एक नॉर्मल इंसान हैं, कल आप एक बहुत बड़े ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले कल में आप सोच रहे हो कि हम बहुत अच्छे ऑफिसर बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि समय का कुछ चक्र ऐसे चले कि परिस्थितियां बदल दें, आप एक करप्ट ऑफिसर बन जाए और आपको कुछ कहीं और ही जाना पड़ जाए, यानी एक बड़े ऑफिसर से फिर से आपको नीचे गिर जाना पड़े। तो ऐसी भी कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जब संविधान लिखा जा रहा था तो वहाँ पे उन्होंने विचार किया कि इनमें से हमें बहुत सी बातें हैं, उनमें संशोधन करना पड़ेगा और बिल्कुल करना ज़रूरी भी था। ये बातें बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि हम ये बात को बिल्कुल स्वीकार कर लें, अपनी लाइफ में भी कोई काम कर रहे हैं उसमें भी, अपने समाज में भी, हर एक दायरे में ये बात हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जो आज है हम उसे कल एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि आज की डिमांड कुछ और है, कल की डिमांड कुछ और है। आई होप कि आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। देन उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो भी मतलब भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा। यानी कि उन्होंने ऐसा नहीं कि चलिए हमने एक बार संविधान बना दिया है, बिल्कुल एकदम से राम का लेख हो गए, इसे मिटेगा नहीं, अमिट छाप हमने छोड़ दी है, मिटाने का कोई भी इसमें चांस नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि ये इसमें बदलाव कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियां हैं, उनकी ज़रूरतें कुछ और होगी, आज की ज़रूरतें कुछ और होगी। अब यहाँ पे आप एक और एग्जांपल से समझिए। सपोज जैसे यदि हम बात करें तो पहले जो हमारे बब्बा लोग थे, ठीक है, वो धोती कुर्ता पहनते थे। तो वहाँ पे जो धोती कुर्ता गमछा वगैरह जो भी था उनका पहनावा था ज़्यादातर लोगों का। ठीक है, लेकिन हमारे पापा जी आए, उनका पहनावा कुछ अलग तरीके से था। ठीक है, अब पापा जो हमारे थे वो अपने ज़माने के पहनावे को फॉलो करेंगे, ना कि बब्बा जी के ज़माने को। और यदि बब्बा जी बोल रहे हैं ज़बरदस्ती कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं फिर चोरी छुपे करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद हम अपनी पीढ़ी का देखें, यानी कि अभी हम लोग जो हैं, पापा के बाद हम लोग आए। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि यदि इसमें आप ज़रा विचार करिए कि आपको बोला जाए कि नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है कि जो भी धोती कुर्ता ही पहनना है क्योंकि आपके बब्बा पहनते थे तो आपको भी पहनना है, तो क्या आप पहनोगे? आप बिल्कुल भी नहीं पहनोगे। हम आप कोई नहीं पहनेगा। हमको बोला जाए कि नहीं नहीं, सूट सलवार पे ही चलना है या कुछ और चलना है, तो फिर क्या करते हैं कि वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं तो फिर उनको चोरी से ले जाके, मतलब कि यहाँ से तो बड़ी सभ्य बन के जाते हैं और वहाँ जाने के बाद कॉलेज वगैरह में फिर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियाँ नहीं है उनको। मतलब यदि हम जा रहे हैं, सब बहन जी कह के बुला रहे हैं, ठीक है, तो उनको वो चीज़ें ठीक है आपके घर में कर रहे हैं लेकिन बदलनी पड़ती है। यदि आप ठीक है घर से इजाज़त है आपके, तो सबके घर से इजाज़त है कि मान ली जाती है, लेकिन यदि घर से इजाज़त नहीं तो फिर आप चोरी छुपे करोगे, बिकॉज बदलोगे आप। ठीक है, बिल्कुल उस रवैये पे आप नहीं चल सकते हो जो पहले चल रहे थे, और कोई आपको चला भी नहीं सकता। यदि आप चल रहे हो अभी तो यकीन मानिए कि आप समाज में बहुत बेइज्जती का सामना करेंगे,
क्योंकि यदि आप बदल नहीं रहे हो, उसी रास्ते पे चल रहे हो, तो बेइज्जती का सामना ऑब्वियस है करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसको स्थायी रूप से कि हमारा एक वंशज ने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल ये मतलब अमिट हो गया, मिटने वाला नहीं, एक बार लिख दिए तो लिखा रह गया, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि इसमें जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम क्या करेंगे, बदलाव कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि स्थायी रूप से हमने पूरा लिख दिया है, हाँ ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल ही हटा देंगे। अब देखिए हम संविधान में आर्टिकल 370 था, अब ज़रूरत हमें उसकी नहीं थी, उस टाइम पे उसकी ज़रूरत थी, वो था, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा विवाद का मुद्दा बन रहा था, उसे हटाया जाना ही ज़रूरी था और उसे हटाया गया। यदि सोचिए संविधान में ऐसा ना होता, मतलब लिख दिया जाता कि ये बिल्कुल मिटेगा ही नहीं जो लिखा गया है, तो क्या ये हो पाता है आज? 3 तलाक जो बातें की गई थी, क्या आज उसमें न्याय मिल पाता हमें? तो ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और प्लीज़ आप लोगों को यदि बेहतर तरीके से समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझा पा रही हूँ अपनी बातें कि नहीं, अदरवाइज़ कुछ और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है, उससे समझ में आता है। नहीं तो मैं जो भी बस हो गए अपने तरीके से चलती रहूँगी, क्योंकि जैसे लोकतंत्र में जनता इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे एक टीचर के लिए स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कि जैसे लोकतंत्र होता है जो हमारा, हमने पढ़ा भी कि संसद में जो भी कार्य करते हैं तो उसमें जनता का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो वैसे ही है कि जब भी स्कूल में कोई टीचर पढ़ाता है तो यदि बच्चे उनसे कुछ पूछे ना, उनसे कुछ मतलब क्रॉस क्वेश्चन ना करें, या तो ये ना बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है या ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं, तो वो अपने ही तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप लोग टाइम टाइम से बताते रहें कि ये चीज़ें समझ में आती है या कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करें तो क्या बताया गया है कि इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं, यानी कि जो हमारा अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसे हम क्या कहते हैं, संविधान संशोधन कहते हैं। जो भी उसमें बदलाव किए जाते हैं, संविधान में संशोधन करना, ठीक है। संविधान के संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान यानी कि इसमें क्या बात की गई कि अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल होगा, ठीक है, यानी कि काफ़ी मुश्किल लगेगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जो भी संस्थाएं हैं उनके बुनियादी जो स्वरूप हैं तो उनको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसला जो भी फैसले होंगे लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो संविधान में सरकार के लिए भी है कि कितने तक वो बढ़ सकती है, कितना दायरा उसके पास है, कितना दायरा जनता के पास है, कितने तक ये काम कर सकती है, कितने तक नहीं कर सकती है, वो सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद क्या है कि पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है, यानी कि हम और डिटेल से समझेंगे। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नज़र डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके जो भी कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी, ठीक है। यानी कि इसमें बताया गया कि अभी इस बुक में ये जो 9th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है, इसमें अभी जितने भी चैप्टर आने वाले हैं संविधान से ही रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, क्योंकि अब संविधान तो हम शुरू कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी तो क्या है, ये टेलर है, अभी जितनी पिक्चर आनी तो बाकी है, तो इसका अभी हम सिर्फ ऊपर का ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी अंदर घुसने की बारी हमारी आ रही है, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में जितने भी हैं बचे हुए अभी हैं, जो भी 3-4 हैं उनमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट ईयर में भी यही पढ़ने वाले हैं,
ठीक है। देन उसके बाद 11th-12th की जो एनसीईआरटी आती है उसमें फिर हम इंटरनेशनल जो भी हमारा है तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या क्या राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, क्या क्या आर्थिक व्यवस्थाएं थी, वो सब चीज़ें हम लोग उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है। और यदि आप एक बार पढ़ ले तो एनसीईआरटी बेहतर तरीके से, तो यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स या मेंस के जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो भी प्रीवियस वीडियोज हैं उनको नहीं देखे हैं आप लोग उनको भी देखिए, ताकि उधर का आपका वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और यदि आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम्स होती हो कि काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, तो आप स्पीड में जाएंगे, जो यूट्यूब में इधर साइड में 3 डॉट करके बना रहता है उस पर क्लिक करके उसमें स्पीड आता है। ठीक है। स्पीड पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो होता है नॉर्मल होता है 1.2 होता है, यानी कि 1.2x या 1.5x या 1.75x या 2x। तो जितने में भी आपको समझ में है थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी आप कर सकते हैं, तो टाइमिंग की भी बचत होगी और आप बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे, और आपके कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आप वीडियो भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो हमारे लेसन आने वाले हैं तो होने वाले हैं। अभी तो हम लोग अपना जो है एक बेस कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है। कहा जाता है एनसीईआरटी हमारी बेस कंप्लीट करती है, बिल्कुल राइट है कि हम जो 6 से पढ़ते आ रहे थे, हम एक मतलब गांव से उठ के शहर में आ रहे हैं, पूरा सेंटर तक जा रहे हैं, पूरा अपना बेस कंप्लीट कर रहे हैं। देन अब संसद भवन में हम पहुंचने वाले हैं, संविधान का निर्माण हो रहा है, संविधान सभा पहुंचे। अब धीरे धीरे हम सारी बातें जो है राजनीति असली तो अभी आनी बाकी है। ठीक है। तो इसलिए आप लोग बने रहिए, और हाँ प्लीज़ जो भी है समझ में नहीं आता, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, आपको कमेंट में आंसर हो सकता है ना मिले, लेकिन मैं वीडियो में आपको आंसर ज़रूर बता दूंगी। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को किया करिए, जो भी समझ में नहीं आता पूछा करिए। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से।